हेलो एवरीवन, स्वागत है एक बार फिर से आपका इस चैनल पर कंसेप्ट अप टू रूट पर। आज हम क्लास 11 की जो ज्योग्राफी की सेकंड बुक है जिसका नाम क्या है, भारत का भौतिक पर्यावरण। इस भारत के भौतिक पर्यावरण पुस्तक का 5वां चैप्टर है जिसका नाम है प्राकृतिक वनस्पति। इस चैप्टर का पार्ट 2 करने वाले हैं। इसका पार्ट 1 हमने पहले ही करा दिया था, आज ये पार्ट 2 है। ठीक है, तो आइए दोस्तों इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़्यादा मत सोचिए, जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर दीजिए। तो आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। तो हमारे पास पहला टॉपिक हमारे पास है वेलांचली और अनूप वन। देखिए, वेलांचली और अनूप वनों को जो है मैंग्रोव वन भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? मैंग्रोव वन भी बोला जाता है। ठीक है, तो इन मैंग्रोव वनों के बारे में जानते हैं थोड़ा सा। देखिए, भारत में मैंग्रोव वन 6,740 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैले हैं। यानी कि भारत का जितना भी क्षेत्रफल है, ठीक है, भारत का कितना क्षेत्रफल है? 32 लाख वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, 32 लाख वर्ग किलोमीटर है। तो जो भारत में मैंग्रोव वन पाए जाते हैं वो कितने वर्ग किलोमीटर पर पाए जाते हैं? 6,740 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर जो है मैंग्रोव वन भारत में पाए जाते हैं। ठीक है, जो विश्व के मैंग्रोव क्षेत्र का 7% है। अब ये भी इम्पोर्टेंट है, यानी वर्ल्ड में, विश्व में जहाँ जहाँ मैंग्रोव वन पाए जाते हैं या जितने भी मैंग्रोव वन पाए जाते हैं उसका अकेला 7% जो है भारत में पाए जाते हैं। ठीक है, क्लियर हो गई? तो ये बहुत ही खुशनसीबी की बात है, बहुत ही बड़ी उपलब्धि की बात है कि मैंग्रोव वन भारत में पाए जाते हैं, वो भी 7%। ये अंडमान और निकोबार द्वीप समूह और पश्चिम बंगाल के सुंदरवन डेल्टा में सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं। ठीक है भाई, जो हमारा एक केंद्र शासित प्रदेश है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, वहाँ पे बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं ये। ठीक है, और हमारा जो राज्य है पश्चिम बंगाल, उसमें सुंदरवन डेल्टा जो है वहाँ पे भी ये बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं। ठीक है, इसके अलावा ये हमारा महानदी, गोदावरी, कृष्णा नदी, ये जो नदियाँ हैं ना, इनके जो डेल्टाई भाग हैं, यानी जहाँ पे ये डेल्टा बनाती हैं, उन डेल्टाई भाग में भी ये मैंग्रोव वन पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये था मैंग्रोव वनों के बारे में थोड़ा सा। ठीक है, इसको थोड़ा सा ये कोई आपको समझना है। अगला टॉपिक हमारे पास है भारत में वन आवरण। ठीक है, तो अब भारत में वन आवरण क्या है, देखिए पॉइंट वाइज हम समझेंगे सारी चीज़ों को। तो पहला पॉइंट हमारे पास है कि राजस्व विभाग से प्राप्त आंकड़ों के अनुसार भारत में 23.28% भाग पर वन है। ठीक है भाई, यानी कि ये एक राजस्व विभाग हमारा एक डिपार्टमेंट है भारत का। ठीक है, इसने क्या करा है, कुछ आंकड़े हमें पेश किए हैं। उन आंकड़ों के अनुसार भारत में जो है 23.28% भाग पर क्या है, वन है। ठीक है, और महत्वपूर्ण बात क्या है कि वन क्षेत्र अलग है और वास्तविक वन आवरण अलग है। अब यहाँ पे जो बोल रहा है ना कि वन 23.28% क्षेत्र पर है, तो ये तो हो गया वन क्षेत्र। अब वन क्षेत्र एक अलग चीज़ होती है और वास्तविक वन आवरण यानी कि वास्तविक वन क्षेत्र एक अलग चीज़ है। ठीक है भाई, वन क्षेत्र क्या है? ये राजस्व विभाग के अनुसार जो है पेश किया जाता है। अब चाहे वहाँ पे एक्चुअल में पेड़ हो या ना हो, ठीक है, पेड़ हो या ना हो, जबकि जो वास्तविक वन आवरण क्या है, ऐसा क्षेत्र जहाँ पे एक्चुअल में वन होते हैं, जहाँ पे एक्चुअल में पेड़ होते हैं, असल में वहाँ पे पेड़ होते ही होते हैं, उसको बोला जाता है वास्तविक वन क्षेत्र। लेकिन जो वन क्षेत्र होता है जो राजस्व विभाग के द्वारा पेश किया जाता है, वो वो ऐसा भी हो सकता है कि वहाँ पे वन हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते। ठीक है, तो ये थोड़ा सा अंतर है। अगला पॉइंट देखिए, इंडिया स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट 2011। अब एक रिपोर्ट थी जो 2011 में प्रस्तुत की गई। ठीक है, क्या नाम था? इंडिया स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट। तो भैया इसके अनुसार क्या था कि वास्तविक वन आवरण केवल 21.5% था। ठीक है, यानी कि भाई यहाँ से मैं क्या समझा कि राजस्व विभाग ने क्या बताया था कि वन क्षेत्र 23.28% है, लेकिन वास्तविक वन क्षेत्र कितना है? वास्तविक वन क्षेत्र कितना है? 21.5%। ठीक है, तो ये कुछ फैक्ट्स हैं, कई बार एमसीक्यूज में पूछ लिए जाते हैं एग्ज़ाम में, तो इनको आप अच्छी तरीके से याद कर लो। ठीक है, अब देखिए अगला पॉइंट कि वन क्षेत्र और वन आवरण दोनों में ही राज्यवार भिन्नता पाई जाती है। यानी जो भारत के राज्य हैं उनके राज्यों में जो है ना,
वन क्षेत्र में, वन आवरण में भिन्नता पाई जाती है। कहीं पे वन क्षेत्र ज़्यादा है, कहीं पे वन क्षेत्र कम है, कहीं पर वन आवरण ज़्यादा है, कहीं पर वन आवरण कम है। ठीक है, तो पहले वन क्षेत्र को देखते हैं कहाँ ज़्यादा है ये और कहाँ कम है। जैसे लक्षद्वीप जो हमारा केंद्र शासित प्रदेश है, वहाँ पे वन क्षेत्र शून्य है, यानी वहाँ पे वन क्षेत्र बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, आपको पता होगा कि यहाँ लक्षद्वीप जो है ना, यहाँ पे जनसंख्या बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है वन क्षेत्र नहीं है। ठीक है, वहीं दूसरी तरफ एक और हमारा केंद्र शासित प्रदेश है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। अंडमान और निकोबार में क्या है कि लगभग 86.93%, यानी कि लगभग 87% भाग पर जो है वन है, यानी कि वन क्षेत्र कितना है, 86.93%। ठीक है, इसके अलावा राजस्थान, गुजरात, पंजाब, हरियाणा और दिल्ली, ये कुछ ऐसे राज्य हैं जहाँ पर जो है वन क्षेत्र 10% से कम है। बात क्लियर हो गई। कोई ऐसे राज्य कौन से हैं जहाँ पे 10% से भी कम वन क्षेत्र है। ठीक है, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल ऐसे राज्य हैं जहाँ पे 10 से 20% पर वन पाए जाते हैं, यानी यहाँ का वन क्षेत्र कितना है, 10 से 20%। ठीक है, इसके अलावा जो हमारा उत्तर पूर्वी राज्य है, उत्तर पूर्वी राज्य आप समझते होंगे, जो हमारे उत्तर पूर्व में है, जैसे त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम, असम, नागालैंड, ये सारे हमारे उत्तर पूर्वी राज्य होते हैं। ठीक है, तो उत्तर पूर्वी राज्यों में जो है 30% से अधिक भूमि पर वन पाए जाते हैं, यानी कि वहाँ का वन क्षेत्र कितना है, 30% से अधिक। ठीक है, तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि कहाँ वन क्षेत्र ज़्यादा है, कहाँ वन क्षेत्र कम है। यहाँ पर थोड़ी सी लाइनों में मैं बता दिया। इसी तरीके से जिस तरीके से यहाँ पर वन क्षेत्र में राज्यों में भिन्नता पाई जाती है, इसी तरीके से सिमिलरली वन आवरण में भी भिन्नता पाई जाती है। ठीक है, जैसे जम्मू कश्मीर जो है वहाँ पे 9.5% वन आवरण पाया जाता है, और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में लगभग 85% या 84% जो है वन आवरण पाया जाता है। ठीक है, अब देखिए अगला पॉइंट जो है वो भी इम्पोर्टेंट है। क्या इम्पोर्टेंट है कि वास्तविक वन आवरण के अधीन क्षेत्र के आधार पर राज्यों को 4 प्रदेशों में विभाजित किया जाता है। अब भाई जो भारत के राज्य हैं उनको ना 4 प्रकारों में या 4 भागों में विभाजित किया जाता है। किसके आधार पर, वास्तविक वन आवरण के अधीन क्षेत्र के आधार पर, यानी कि उस राज्य में कितना जो है वास्तविक वन क्षेत्र है, वास्तविक वन आवरण है, उसके आधार पर राज्यों को जो है भागों में बांटा जाता है, 4 भागों में बांटा जाता है। ठीक है, तो जैसे पहला भाग है अधिक वन संकेंद्रण वाले प्रदेश। तो इसमें कौन होंगे, देखिए जैसे राज्य में वन आवरण जो है 40% से अधिक होगा, उसको बोला जाएगा अधिक वन संकेंद्रण वाले प्रदेश। ठीक है, दूसरा मध्यम वन संकेंद्रण वाले प्रदेश। तो इसमें कौन से आएंगे कि जिन राज्यों में वन आवरण जो है 20 से 40% होगा, उनको क्या बोला जाएगा, मध्यम वन संकेंद्रण वाले प्रदेश। तीसरा है कम वन संकेंद्रण वाले प्रदेश। इसमें कौन से राज्य आएंगे जिसमें वन आवरण जो है 10 से 20% होगा, और जिसमें 10 से कम जो है वन आवरण होगा उन्हें बोला जाएगा अति कम वन संकेंद्रण वाले प्रदेश। ठीक है, अगला टॉपिक हमारे पास है वन संरक्षण, यानी कि वनों की सुरक्षा, वनों की रक्षा। ठीक है, आप जानते ही हैं वन हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो पहला पॉइंट हमारे पास क्या है, हम एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे। तो वन प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से हमें बहुत आर्थिक और सामाजिक लाभ पहुंचाते हैं। बिल्कुल सही बात है कि जो वन होते हैं ना हमें बहुत ज़्यादा फ़ायदे देते हैं, आर्थिक लाभ भी देते हैं, सामाजिक लाभ भी देते हैं, बहुत सारे फ़ायदे हैं वनों के। ठीक है, अगर वनों को ही हम काट देंगे, वनों को ही ख़त्म कर देंगे तो हमें ही नुकसान होगा, हम अपने ही जो है कहते हैं ना अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मार देंगे। ठीक है, तो ये बिल्कुल सही बात है। फलस्वरूप क्या करा, इसलिए वनों की जो है सुरक्षा करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, इसीलिए भारत सरकार ने क्या करा है कि पूरे देश के लिए एक वन संरक्षण नीति बनाई है, और इसको जो है 1952 में लागू किया गया था। ठीक है, बाद में 1988 में इसको जो है संशोधित भी किया गया, यानी इसमें कुछ सुधार भी किया गया। ठीक है, तो इस वन नीति में क्या था भाई, इस वन नीति के अनुसार सरकार सतत पोषणीय वन प्रबंधन पर बल देगी। ठीक है, यानी कहने का मतलब ये है कि इस वन नीति का क्या उद्देश्य होगा, इस वन नीति के अनुसार क्या होगा कि भाई जो वन है उनकी रक्षा की जाएगी, उनकी सुरक्षा की जाएगी। ठीक है, वनों को लगाने के लिए कहा जाएगा। ठीक है, वनों को लगाने का जो है आदेश दिया जाएगा। ठीक है, तो इस वन नीति के बहुत सारे उद्देश्य थे। ठीक है, क्या क्या उद्देश्य थे, मेन उद्देश्य क्या था,
मेन उद्देश्य तो यही था, पेड़ लगाना, ठीक है, पेड़ों की कटाई को रोकना। लेकिन कुछ छोटे छोटे उद्देश्य भी थे, वो उनको समझिए। जैसा पहला उद्देश्य क्या था कि देश में 33% भाग पर वन लगाना। भाई जो देश का 33% भाग है उस पर वन लगाना इसका उद्देश्य था, पहला उद्देश्य। इनने एक उद्देश्य बना लिया था ये, ठीक है। दूसरा उद्देश्य क्या था कि पर्यावरण संतुलन बनाए रखना। भाई जो पर्यावरण संतुलन बनाए रखा जाए। अब आपको पता है कि पर्यावरण संतुलन कब बिगड़ता है, जब पेड़ों की कटाई होती है। भाई जब पेड़ों की कटाई होगी तो इन्वायरमेंट में जो है इन्वायरमेंट जो है डिसबैलेंस हो जाएगा। भाई जानवर मरने लगेंगे, पशु मरने लगेंगे, जंतु मरने लगेंगे, ठीक है। तो पर्यावरण संतुलन बनाए रखना भी एक इसका क्या था, उद्देश्य था, ठीक है। और पारिस्थितिक असंतुलित क्षेत्रों में वन लगाना। अब कुछ ऐसे क्षेत्र हैं पारिस्थितिक असंतुलित क्षेत्र हैं, कुछ ऐसे, ठीक है, यानी जहाँ पे पेड़ कम है तो उन जगहों पे पेड़ लगाना भी इसका एक उद्देश्य है, ठीक है। ये दो उद्देश्य हो गए। तीसरा क्या है, तीसरा उद्देश्य हमारे पास है कि देश की प्राकृतिक धरोहर, प्राकृतिक सुंदरता, जैव विविधता की रक्षा करना, ठीक है। ये जो है, क्योंकि भाई देश की प्राकृतिक सुंदरता कब आएगी, जब पेड़ होंगे। भाई पेड़ों से ही तो प्राकृतिक सुंदरता आती है। पेड़ नहीं होंगे तो क्या लगेगा, वीरान सा लगेगा, सुंदरता नहीं दिखेगी। जैव विविधता की तो रक्षा करना। भाई जैव जो होते हैं, जीव होते हैं, किस पे निर्भर होते हैं, पेड़ों पे निर्भर होते हैं। अब जब पेड़ ही नहीं होंगे तो जीव जिंदा रह के क्या करेंगे, ठीक है। चौथा उद्देश्य क्या है, मृदा अपरदन, मरुस्थलीकरण, बाढ़, सूखे को रोकना। भाई ये सारी चीज़ें क्यों आती हैं, क्योंकि पेड़ नहीं होंगे। अगर पेड़ नहीं होंगे तो मृदा अपरदन होगा, आप जानते हैं, ठीक है। क्योंकि भाई जो पेड़ होते हैं वो मृदा को बांध के रखते हैं, ठीक है। मरुस्थलीकरण, भाई मरुस्थलीकरण कहाँ होता है, भाई रेगिस्तान कहाँ पर होते हैं, जहाँ पे पेड़ नहीं होते, ठीक है। बाढ़, भाई बाढ़ कहाँ पे आती है, जहाँ पे पेड़ नहीं होते। सूखा कहाँ पे पड़ता है, जहाँ पे पेड़ नहीं होते, ठीक है। तो मृदा अपरदन को, इस सब चीज़ों को रोकना भी एक क्या है, इस नीति का उद्देश्य है, ठीक है। अगला उद्देश्य क्या है इसका, निम्नीकृत भूमि पर, यानी जो ऐसी भूमि है जो ऊसर भूमि है, अनुपजाऊ भूमि है, उस भूमि पर जो है सामाजिक वानिकी और वनारोपण द्वारा वनावरण का विस्तार करना। अब ये सामाजिक वानिकी क्या है आगे मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। इसका मतलब यही है कि पेड़ लगाना, ठीक है। अगला उद्देश्य क्या है कि वनों की उत्पादकता बढ़ाकर वनों पर निर्भर ग्रामीण जनजातियों को इमारती लकड़ी, ईंधन, चारा और भोजन उपलब्ध करवाना और लकड़ी के स्थान पर अन्य वस्तुओं को प्रयोग में लाना, ठीक है। अब देखिए इसका एक उद्देश्य एक उद्देश्य ये है कि वनों को इतना लगाया जाए, इतना लगाया जाए कि जो इस पर निर्भर जनजातियाँ हैं, जो इस पर निर्भर जनजातियाँ हैं उनका पेट भर सके, उनकी ज़रूरतें आसानी से पूरी की जा सके। क्योंकि आप जानते हैं, एज यू नो, कि बहुत सारी जनजातियाँ ऐसी आज भी मौजूद हैं जो क्या है, पेड़ों पर निर्भर हैं, जंगलों पर निर्भर हैं। तो उन निर्बल जनजातियों के लिए भारत सरकार ने ये नीति बनाई है, ठीक है। लास्ट उद्देश्य क्या है इसका कि पेड़ लगाने को बढ़ावा देने के लिए, पेड़ों की कटाई को रोकने के लिए जन आंदोलन चलाना। तो ये भी एक इसका उद्देश्य है, ठीक। वन संरक्षण नीति के अंतर्गत कौन कौन से कदम उठाए गए हैं, क्या क्या करा गया, ये तो उद्देश्य हो गए, लेकिन क्या क्या कदम उठाए गए हैं भारत सरकार के द्वारा। पहला है सामाजिक वानिकी। अब ये सामाजिक वानिकी क्या है, आइए सामाजिक वानिकी को समझते हैं। सामाजिक वानिकी का मतलब क्या होता है, वानिकी का मतलब सिंपल समझो, वानिकी का मतलब होता है पेड़ लगाना, ठीक है। अगर हम पेड़ लगा रहे हैं तो इसको बोला जाएगा वानिकी, ठीक है। सामाजिक वानिकी का क्या मतलब हो गया कि सामाजिक और ग्रामीण विकास के उद्देश्य से जब हम पेड़ लगाते हैं तो इसको बोला जाता है सामाजिक वानिकी। बात आ गई समझ में, क्या कहा मैंने कि जब सामाजिक और पर्यावरणीय उद्देश्य से, सामाजिक और पर्यावरणीय उद्देश्य से जब हम पेड़ लगाते हैं तो इसको बोला जाता है सामाजिक वानिकी, ठीक है। अब देखिए एक हमारा कमीशन थी राष्ट्रीय कृषि आयोग। राष्ट्रीय कृषि आयोग ने क्या करा, सामाजिक वानिकी को 3 वर्गों में बांट दिया। 3 वर्गों में कौन से, शहरी वानिकी, ग्रामीण वानिकी और फार्म वानिकी, ठीक है। अब ये शहरी वानिकी में क्या है कि भाई शहरों और इनके इर्द गिर्द जो निजी और सार्वजनिक भूमि होती है, जैसे पार्क हो गए, ठीक है, सड़कों के साथ जो जगह होती है, ठीक है, और जो औद्योगिक और व्यापारिक जगह हैं, ठीक है, वहाँ पे पेड़ लगाना शहरी वानिकी के अंतर्गत आता है, ठीक है। यानी कि शहरी की वानिकी के अंतर्गत इनको शामिल किया जाता है, ठीक है। अब ग्रामीण वानिकी में कृषि वानिकी और सामुदायिक कृषि वानिकी को बढ़ावा दिया जाता है। यानी ग्रामीण वानिकी में भी 2 वानिकी शामिल है, एक तो कृषि वानिकी
और सामुदायिक कृषि वानिकी। अभी कृषि वानिकी क्या है इसे समझिए। कृषि वानिकी का मतलब है कृषि योग्य और बंजर भूमि पर पेड़ और फसलें एक साथ लगाना, इसे बोला जाता है कृषि वानिकी। समझ में आ गई बात भाई? कृषि वानिकी तो अर्थ समझ में आ रहा होगा ना। कृषि का मतलब होता है खेती करना, वानिकी का मतलब होता है पेड़ लगाना। यानी जब हम पेड़ और फसलें एक साथ लगाते हैं तो इसको बोला जाता है कृषि वानिकी। ठीक है, यानी कि वानिकी और खेती एक साथ करना। ठीक है। समुदाय वानिकी का मतलब क्या है कि सार्वजनिक भूमि जैसे गांव, चरागाह है, मंदिर भूमि है, पार्क है, या जो कोई भी उस जगह है, सड़कों के दोनों किनारे हैं, ठीक है, या विद्यालय हैं, सरकारी अस्पताल है, यहाँ पे पेड़ लगाने को क्या बोला जाता है? सार्वजनिक वानिकी या समुदाय वानिकी। ठीक है, क्योंकि इस पे जो है समुदाय का अधिकार होता है। ठीक है। अगला हमारे पास जो तीसरा वानिकी है वो है फार्म वानिकी। ठीक है, अभी मैंने आपको बताया था ना जो सामाजिक वानिकी उसके 3 प्रकार हैं, शहरी वानिकी, ग्रामीण वानिकी और फार्म वानिकी। तो अब आता है फार्म वानिकी। ध्यान से समझ लो थोड़ा सा। देखिए, फार्म वानिकी के अंतर्गत किसान क्या करता है? अपने खेतों में व्यापारिक महत्व वाले या फिर दूसरे पेड़ लगाता है। ठीक है, बात आ गई समझ में? और जो वन विभाग होता है, जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट होता है, वो क्या करता है इसको करने के लिए, यानी पेड़ लगाने के लिए, क्योंकि जो किसान होता है वो अपनी मर्जी से तो पेड़ लगाएगा नहीं, इनको पहले हमें फ्री में देने पड़ेंगे पेड़। तो जो वन डिपार्टमेंट होता है, हमारा वन विभाग होता है, वो क्या करता है जो छोटे किसान होते हैं, ठीक है, उनको क्या करता है बिना यानी फ्री में जो है पौधे उपलब्ध करवा देता है। ठीक है, पौधे उपलब्ध करवा देता है, अब उन्हें फ्री में मिल जाते हैं तो इसलिए वो जो है अपने खेतों में पेड़ों को लगा देते हैं। ठीक है, तो इसे बोला जाता है फार्म वानिकी। अगला हमारे पास है वन्य प्राणी। अब ये वन्य प्राणी क्या है? वन्य प्राणी यानी वनों के प्राणी। ठीक है, यानी जंगलों के जानवर। ठीक है, जंगली जानवर, इन्हें बोला जाता है वन्य प्राणी। अब आप जानते हैं भारत में वन्य प्राणी एक महान प्राकृतिक धरोहर है। भारत में जैव विविधता भी बहुत ज़्यादा पाई जाती है। ठीक है, भारत में बहुत सारे जानवर पाए जाते हैं, तरह तरह के जानवर पाए जाते हैं। ठीक है, तो विश्व के ज्ञात पौधों और प्राणियों की किस्मों में से 4 से 5% किस्में भारत में पाई जाती हैं। यानी देखिए कितनी उपलब्धि की बात है हमारे लिए कि विश्व में जितनी भी प्रजातियां पाई जाती हैं पौधों की, जंतुओं की, उसका 4-5% तो हमारे अकेले भारत में ही पाई जाती हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे आपको समझना है पहला पॉइंट इसमें क्या है कि वन्य प्राणियों की संख्या कम होने के मुख्य कारण क्या है। ठीक है, अब आप जानते हैं वन्य प्राणियों की संख्या लगातार कम हो रही है। ठीक है भाई, टाइगर्स की संख्या कम हो रही है, हाथियों की संख्या कम हो रही है, और भी बहुत सारे जानवर हैं, ठीक है, उनकी संख्या कम हो रही है। तो इसके कारण क्या है? जैसे पहला कारण है कि औद्योगिकी और तकनीकी विकल्प के कारण वनों के दोहन की गति तेज हुई। ठीक है भाई, उद्योग लगे, अब उद्योगों को लगाने के लिए क्या चाहिए? ज़मीन चाहिए। तो उन ज़मीन कहाँ से आएगी? कोई ज़मीन हमें एक्स्ट्रा में तो मिलेगी नहीं। तो उस ज़मीन को पाने के लिए, उद्योग लगाने के लिए हमने क्या करा? वनों को काट दिया। और जब वनों को हमने काट दिया तो क्या मतलब है भाई? जब जो वहाँ पे रहने वाले जीव थे वो ऑटोमेटिकली वहाँ से चले जाएंगे या मर जाएंगे। ठीक है, दूसरा कारण क्या है? खेती, मानवीय बस्ती, सड़कों, खदानों, जलाशयों इत्यादि के लिए ज़मीनों से वनों को साफ कर दिया गया। बिल्कुल सही बात है भाई। आप जानते हैं जो है जनसंख्या बढ़ रही है। ठीक है, जनसंख्या बढ़ी है इसलिए लोगों को रहने के लिए मकान चाहिए। ठीक है भाई, खेती भी करनी है। ठीक है भाई, डिमांड बढ़ रही है खेती की, तो खेती भी ज़रूरी है, खेती के लिए ज़मीन चाहिए। ठीक है, तो इन सब चीज़ के लिए क्या चाहिए? ज़मीन चाहिए। और जब मैं आपको बता दें ज़मीन एक्स्ट्रा में तो मिलेगी, कोई हमें अमेरिका या चाइना तो अपनी ज़मीन थोड़ी ना देगा, हमें अपनी ज़मीन में सब कुछ करना है। ठीक है, तो हमने क्या करा? वनों को साफ कर दिया। ठीक है, जिस वजह से जो है वन्य प्राणी ख़त्म होने लगे। तीसरा क्या है कि स्थानीय लोगों ने चारे, ईंधन, इमारती लकड़ी के लिए वनों से पेड़ काटे और वनों पर दबाव बढ़ाया। अब तीसरी बात क्या है? तो भाई स्थानीय लोग हैं या जनजाति के लोग हैं, वो क्या करते हैं? अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए पेड़ों को काटते हैं। ठीक है, वहाँ से ईंधन लेते हैं, चारा लेते हैं, इमारती लकड़ी लेते हैं, तो उसके लिए वो पेड़ों को काट देते हैं। ठीक है, इससे क्या होता है? पेड़ों पर क्या पड़ता है? दबाव पड़ता है। यानी कि देखा जाए तो वन्य प्राणी अगर ख़त्म हो रहे हैं तो इसका कारण क्या है? मेन कारण क्या है? वनों का विनाश। अगर हम वनों का विनाश कर रहे हैं तो इसका मतलब क्या है? अपने वन्य प्राणियों का भी विनाश कर रहे हैं। ठीक है, तो वन्य प्राणियों का विनाश यानी कि वनों का विनाश। तो वनों का विनाश हो रहा है तो इसलिए वन्य प्राणियों का भी विनाश हो रहा है। चौथा क्या है कि पालतू पशुओं के लिए नए चारागाहों की खोज में मानव ने वन्य जीवों और उनके आवासों को नष्ट कर दिया। ठीक है,
अब देखिए जो मानव क्या करते हैं, चारागाह, यानी कि बहुत सारे पशुओं को पालते हैं, उनको चारागाह के लिए जंगलों में लेके जाते हैं, वो सारी घास साफ कर देते हैं। तो वहाँ के जो जानवर होते हैं, जंगली जानवर, उनके लिए कोई घास बचती नहीं। ठीक है, वो भूख से मर जाते हैं। ठीक है, या लुप्त हो जाते हैं। ठीक है। पांचवा जो है वो मेन इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट है। क्या है कि रजवाड़ों और संप्रांत वर्ग ने शिकार को क्रीड़ा बनाया और एक ही बार में सैकड़ों वन्य जीवों को शिकार बनाया। ये बहुत ही महत्वपूर्ण कारण है। ठीक है। क्या कारण है कि भाई आज भी ना, पहले क्या होता था, जो रजवाड़े होते थे, राजा होते थे, वो ना एक तरीके से जानवरों को मारना एक खेल समझा जाता था उनके लिए। ठीक है, आपने एक राजा के बारे में भी सुना होगा, वो जो है एक गिनती से टाइगरों को मारता था, बहुत सारे लाइन लगा के टाइगरों को मारता था। तो पहले जो है जानवरों को मारना एक खेल समझा जाता था, तो इस वजह से भी काफ़ी संख्या में जो है एक तरीके से वन्य प्राणियों की संख्या में कमी आई है।